बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद नावल एक लफ्ज़ मोहब्बत जिसकी राइटर है नीलम रियासत। उसकी ये 8वीं, यार मैं भूल जाती हूँ। और मैंने अभी रिकॉर्ड किए हैं 2 एपिसोड और मैं भूल गई हूँ। अभी मैंने नावल अपलोड नहीं किया है और मैंने सोचा था कि मैं ये पूरा नावल रिकॉर्ड करके ही अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों को बिल्कुल गैप ना दूँ और टाइम से आप लोगों को एपिसोड्स मिला करें। तो थोड़ा टाइम तो लेती हैं चीज़ें। इसके अलावा मैंने अभी पंखा बंद कर दिया। पहले मैंने 2 एपिसोड्स कल वाली जो आप लोगों को मिली थी उसमें शोर बहुत हो रहा था। वो जब मैंने अभी एडिट किया ना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार इसकी तो आवाज़ बहुत आ रही है। यार मैं क्या करूँ, मैं हॉस्टल में आई हूँ ना तो इधर इतना गंदा मच्छर है, इतना गंदा। उन्होंने मुझे पाँव पर काटा है जिसकी वजह से मेरे इतने इतने निशान बन गए हैं पाँव पर और इतनी ख़ारिश होती है वहाँ पर। तो इसीलिए फिर मैंने पंखा चलाया हुआ था, लेकिन अब मैंने क्या किया कि मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा एक आधा एपिसोड आप लोगों को ऐसे दे देती हूँ। और मैं क्या करूँ, जब सर्दी होती है तो फिर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। मुझे मेरे अकॉर्डिंग का वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। मुझे अपना स्पेशल से कोई स्टूडियो बनाना पड़ेगा जिसमें मैं बैठकर रिकॉर्डिंग करूँ और आप लोगों को नॉवेल्स दूँ। अगर गर्मी हो तो उसमें एसी चलाऊँ और अगर सर्दी हो तो उसमें हीटर चलाऊँ। तो ऐसा तो तभी होगा ना जब मैं थोड़ी बहुत अमीर हो जाऊँगी, तो तभी हो पाएगा ऐसा मुमकिन। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो यही नहीं मुमकिन हो पा रहा कि मैं आप लोगों को टाइम से नावल दे पाऊँ। तो खैर अभी तो मैं वो झूलने वाली चेयर पर बैठी हुई हूँ और उसमें झूले ले रही हूँ, साथ में आवाज़ भी आ रही है चेयर की। खैर तो आइए जल्दी से रिकॉर्ड करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। हीराबाजी किधर हो, जल्दी आओ। अम्मा बड्डी की जानिब से तुम्हें निपटाने की तैयारियां शुरू करने का हुक्म हुआ है। हीरा मुंह साफ करती वॉशरूम से बरामद हुई और साइमा को घूरा। सुबह सुबह क्या फजूल गोई कर रही हो? फजूल गोई नहीं जनाब, बड़ी अहम और अंदर की खबर लाई हूँ। भट्टी अम्मा ने उठते ही आज अपने सारे बच्चों को मीटिंग रूम में तलब किया और वहाँ पर हुक्म सादिर किया है, इसी माह हीरा और फातिमा की शादी कर दी जाए। हीरा तौलिया स्टैंड पर रखते हुए ताज्जुब का इजहार करते बोली, ये लो, बैठे बिठाए मेरी शादी का ख्याल किधर से आ गया? अभी कल फरबूद के लिए लड़की देखने के बाद रिजेक्ट करके आई हैं और आज ये शोशा। फरबूद भाई के लिए देखी जाने वाली लड़की अम्मा वड्डी ने नहीं रिजेक्ट की, बल्कि फरबूद भाई की वालदा माजिदा को एहसास जाता है। देख लेना बेटे के लिए कोई हूर ही ब्याह कर लाएंगी। हाँ जी, वो कुछ भी कर सकती हैं, हीरा ने कहा ही था जब आयशा अंदर दाखिल होते हुए बोली, भाभी तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हारे लंबे लंबे सजदे और वजीफे रंग ले आए। आखिरकार इतने सालों बाद घर वालों को तुम्हारी रुखसती का ख्याल आ ही गया। इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो कम अज़ कम बात ही अच्छी कर ले। कब तुमने मुझे रुखसती करवाने के शौक़ में लंबे सजदे देते देखा है? हाय अल्लाह, रोज़ तहज्जुद के वक्त सजदे नहीं तो क्या मुराकबा करती हैं? तुम मेरे हाथ लोगो ज़रा, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ मेरी खालिस इबादत को मशकूक बना रही हो। हीरा जूता हाथ में लिए आयशा की जानिब लपकी, जो एक ही जस्त में कमरे से निकलकर बाहर खड़ी हो गई। ज़बान फिर भी नहीं रुकी, बोली, आपसे तो वासे भाई सच्चे हैं। जैसे ही उन्हें बताया शादी तय हो गई है, उसी वक्त दोनों हाथ आसमान को उठाकर अल्लाह का शुक्र बजा लाए। मैं मान ही नहीं सकती वासे ने ऐसा कुछ कहा होगा। है तो वो तुम्हारा भाई, मगर अल्लाह का शुक्र है तुम पर बिल्कुल नहीं गया। आपको मेरा यकीन नहीं तो बराह रास्त अपने शौहर नामदार से पूछ लें। वासे भाई बताइए ज़रा, हीरा बाजी को आप कितने खुश हैं? वासे का नाम सुनते हीरा ने तेज़ी से जूता फेंक दिया और मुड़ी तो वो दोनों हाथ कमर पर बांधकर बारी बारी हीरा को और अपनी बहन को देख रहा था। बोला, खुशी की बात पर इंसान खुशी होगा, इसलिए मैं भी खुश हूँ। अब बताइए हीरा बाजी क्या कहती हैं? हीरा के गाल दहक रहे थे, वहाँ से भागने की तैयारियों में थी। झुंझला कर बोली, आशी तुमने सदा बच्चा ही रहना या बड़ा होने का कोई प्रोग्राम भी है? इस वक्त तो घर में छोटी हूँ। हाँ, कल को मेरे भतीजे भतीजियाँ आ जाते हैं तो जाहिर बात है खुद ब खुद बड़ी हो जाऊँगी। मुझे तो तुम्हारे सुधरने के कोई आसार नज़र नहीं आते। बड़ी अम्मा से बात करती हूँ, वो मुझसे पहले तुम्हारा इंतज़ाम करे। देखा, बाकायदा भाभी बनने की भी अभी डेट ही मिली है और ये अभी से जालिम साबित हो रही है। वहाँ से भाई सोच ले, बड़ी तगड़ी बीवी मिली है। सोचने समझने का स्टेज बहुत पीछे रह गया, अब तो सीधा तख्त या तख्ता होगा। क्यों बेगम साहिबा? वासे के सवाल पर हीरा ने अपनी जादूगर निगाहें उठाकर एक दफ़ा वासे की नज़रों में देखा और वहाँ से खिसक गई। वासे के होंठों पे मुस्कुराहट रह गई जिसे पीछे से आए फरबूद ने निशाना बनाया। इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या कमीनापन है जो छुपा रहे हो? आयशा हंसती चली गई, जबकि वासे ने शर्मिंदा हुए बगैर फरबूद के कंधे पे हाथ जोड़ा।
तुझसे ज़्यादा कोई क्या कमीनापन दिखाएगा, एक दिल में रहती है, फिर भी किस दीदा दलेरी से रिश्ते देखने जाते हो। कौन 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 वासे भाई, जल्दी बताइए, फरबूद भाई के दिल में कौन रहती है। फरबूद ने सर पीट लिया, वासे को देखते हुए बोला, चलो लगाओ अब मेरा तमाशा, यहीं कसर रह गई है, बताइए भी वासे भाई। आयशा पूरी तरह बेसब्री हो रही थी। वासे ने बताने का फैसला कर लिया, साहिबजादे को एक गोरी पसंद है। देखा, मुझे पता था, हो ही नहीं सकता फरबूद भाई किसी लड़की के दुम छले के बगैर अमेरिका से लौट कर आते। कितने फर्मा बरदार बेटे बने घूम रहे थे। क्या मतलब फर्मा बरदार बना घूम रहा हूँ? मैं फर्मा बरदार हूँ, तभी तो अम्मा की मर्ज़ी की लड़की देखने जाता हूँ। आई बड़ी, अच्छा तो वो गोरी का क्या बनेगा? उसका क्या बनना है? वासे बोला, उसको भी कोई मिल जाएगा दिल जिगरे वाला जो अपनी माँ से ना डरता होगा। लानत है तेरे जैसे भाई पर, क्या बकवास कर रहा है? आप लोग लड़ो, मैं जाकर सबको ये नई खबर देती हूँ। अगर वड्डी अम्मा और चच्ची को गोरी पसंद आ गई तो क्या पता वासे भाई के साथ ही आपकी शादी भी हो जाए। इससे पहले कि वो दोनों उसको रोकते, वो तेज़ गाम ट्रेन की तरह भाग गए। फरबूद ने शर्मिंदा करती नज़रों से वासे को देखा। मुझे घूरने की बजाय मेरा एहसान मानो, तुम्हारा इतना बड़ा मसला हल कर दिया है। मसला हल नहीं किया, बढ़ाया है। अब मेरी माँ ने मेरी कुत्ते वाली करनी है तो फिर क्या है, कौन सी नई बात है? शाबाश है, पर मुझे तुम्हारे छोड़े गए शोशे से कोई फ़ायदा मिलता नज़र नहीं आ रहा है, उल्टा नुकसान होना है। अम्मी ने मज़ीद इमरजेंसी नाफूज कर देनी है। दोनों चलते हुए बाहर को चल पड़े। फरबूद की नज़र ताशफा पे पड़ी जो नल के पास बैठी कपड़े धो रही थी। माथे पे तेवरी लिए बोला, एक तो ये लड़की जब देखो कोई ना कोई काम ही करती होती है, कभी फारिग क्यों नहीं होती। वासे ने भी गर्दन मोड़कर उस जानिब देखा और बोला, अभी पूछ लेते हैं। अगले पल ऊंची आवाज़ में कहा, ताशफा बहन, ये अपना फरबूद जानना चाह रहा है तुम हर वक्त काम 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 ही क्यों करती हो। जवाब में ताशफा ने चौंक कर सर उठाया और वासे के सवाल पर फरबूद को खतरनाक घुरी से नवाज कर वापस कपड़ों की जानिब मतवज्जे हो गई। फरबूद नाक चढ़ाते हुए बदमज़गी से बोला, यार ये मुझे ही क्यों घूरती है। वासे का कहका बेख्तियार था, जिसके जवाब में फरबूद ने उसको घूरी से नवाजा। वाह ओए शहजादे, ज़बरदस्त, छा गए हो। ये नई वाली सारी वीडियोस करोड़ों में जानी है, जो जो तुमने कहा सब पर अमल किया है। कैमरामैन गुलजार ने कैमरे का मेमोरी कार्ड निकालकर मोती के आगे रखते हुए पुरजोश आवाज़ में कहा था। मोती आज भी अपनी तेल लगी जुल्फ़ों और दाढ़ी में सुरमे वाली आंखों के साथ इंतहाई पुरस्रार लग रहा था। उसके हाथ तेज़ रफ्तारी से कीबोर्ड पर नाच रहे थे। मेमोरी कार्ड को पीसी में डालते हुए सरसरी अंदाज में पूछने लगा, आज नीचे से इतनी रोने की आवाज़ें क्यों आ रही थी। कुछ नहीं यार, वही रोज़ के ड्रामे। आज भी कोई नया लड़का हाथ लगा था, उसी ने सारा तहखाना सर पे उठाए रखा। साले को 2 दिन बाद देखना, पैसा आते ही सारा कुछ भूल जाएगा। तुम कितने साल से यहाँ पर कैमरामैन हो? पहले मैं कैमरामैन नहीं था, ये तो डॉक्टर नईम ने मुझे 1-2 दफ़ा कैमरा थमाया, फिर मुझे खुद शौक हो गया। मोती की नज़रें स्क्रीन पर थी, माथे पे हल्की सी तेवरी, आंखों में मुकम्मल संजीदगी। तो मेरी तरह तुम भी ये काम शौकिया तौर पर कर रहे हो? यार मोती, लानत भेजा ऐसे शौक़ पर। यार मैं तो मजबूरी में इधर फंसा हुआ हूँ, तो अपना यार है, तुझसे क्या छुपाना। मेरे भाई पर कत्ल का इल्ज़ाम लग गया था। यार हम गरीब लोग ना तो पुलिस को देने के लिए अंधाधुंध पैसा ना अदालती कार्रवाई में पूरे आ सकते थे। हमारा केस इस कदर कमज़ोर था, मेरे एक दोस्त ने मुझे वसीम भाई से मिलवाया। कहा अगर तू इनके काम आ जाए तो ये तेरी मदद कर सकते हैं। मैंने बगैर सोचे समझे हाँ कर दी, बल्कि वसीम ने स्टाम्प पेपर पर दस्तखत ले लिए। हमारी जाने बला, ये पढ़े लिखे 2 नंबर लोग दिल के किस कदर काले हैं। मैं हर्फ शनास तो था, मगर तब मत मारी गई थी। मैंने ये नहीं पढ़ा कि वो मेरे साइन करवा किस शर्त पर रहा है। कुछ आज उस वक्त मेरी माँ के दिन रात के रोने, घर की टेंशन, हर चीज़ ने मिलकर दिमाग खाली कर दिया था। पर साइन करने की देर थी। न जाने कैसे और क्यों अगली पेशी पर ही मेरा भाई जेल से बाहर था, और जानते हो उसकी कीमत मुझे क्या देनी पड़ी। मैं ज़िंदगी भर के लिए इन दोनों भाइयों का ग़ुलाम हूँ। ना मैं यहाँ से काम छोड़कर जा सकता हूँ, ना इनके किसी हुक्म को पूरा करने से इनकार कर सकता हूँ। मुझे ईद के 2 दिन घर जाने की इजाज़त है, वरना मैं यहाँ से ज़िंदा नहीं निकल सकता। शुरू में जब इन दोनों भाइयों की असलियत मेरे सामने आई, यकीन मान 2 दिन तक खाना ना खाया गया, और यहाँ पर नीलाम होने वाली मासूम आहें और सिसकियाँ रातों को सोने ना देती थी। मैं सारी रात जाग कर गुजार देता। दिन को ये लोग एक घड़ी फारिग न बैठने देते। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यहाँ से ले जाने की कोशिश नहीं की? गुलजार के चेहरे पे तारीक साया गुजरा।
ये लोग हमारी सोच से भी ज़्यादा नीच हैं। यहाँ काम करने वाला हर फर्द किसी न किसी मकाम पर मजबूर है। शुरू में मेरे भाई बाप ने मुझे वापस लेकर जाने की ज़िद की, पर उनको मेरे भतीजे के हवाले से धमकियाँ देकर ऐसा खौफजदा किया गया था, आज तक उनकी दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी इस तरफ आने की। ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। पुलिस इनके साथ है। एक वो हरामज़ादा SHO है, सरफराज अहमद, आजकल सुनने में आया है कहीं रपोश हो गया है या फिर किसी एजेंसी की नज़र में आ गया। 4 दिन पहले SHO के घर पर फायरिंग के वाक़े में हम उन लोगों के 4-5 बंदे मार गए। वसीम भी बड़ी बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था। मोती अपना काम छोड़कर हैरत से गुलजार को सुन रहा था। बोला, SHO का उनके साथ क्या लेन देन, और अगर वो रपोश है तो उसके घर पर उनके बंदे किसने मारे हैं? मुझे गुलजार ने एक एहतियात के तौर पर कमरे से निकलकर इधर उधर कॉरिडोर में नज़र दौड़ाई, फिर आकर अपनी जगह पर टिक गया। प्यारे, यहाँ दीवारों के भी कान हैं। मेरे साथ तो ये सब बातें और सवाल कर रहे हो, किसी और पर एतमाद करके अपने मौत का सामान मत बनाना। SHO जैसे बंदे को क्या पता उन्होंने खुद ही लड़खा दिया हो। वो था भी कोई बुरी नस्ल के कुत्ते का बच्चा। कौन? वही यार, SHO सरफराज अहमद, 1 नंबर का बेगैरत। क्या वो भी यही काम करता है? वो बच्चे एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करवाता है। इनका बड़ा अहम रुकन है। सारे मुल्क में यहाँ से बच्चा अगवा हो, उसी के गार्ड में इधर उधर हो जाता है। इधर से अफ़गानिस्तान में भी सप्लाई करता है, फिर वहाँ से उधर एक एक फेरे का करोड़ों कमाता है। यार, एक बात मैं जान गया हूँ। वो क्या? गुलजार ने मोती के हाथ में बुझता हुआ सिगरेट पकड़कर बड़े बड़े 2-4 कश लगाए और धुआं उड़ाते हुए बोला, रब भी अमीरों का ही साथ देता है। यार, ये लोग इतना इतना बड़ा गुनाह कमा रहे हैं, फिर भी इन पर अल्लाह का अजाब नहीं आता। एक गरीब आदमी एक गली में कहीं साइकिल चोरी करता पकड़ा जाए, लोग उसको मार मार कर शक्ल बिगाड़ देते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी उसको मुक्के धमुक्के जोड़ रहे होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मक्खी तक ना मारी हो। और दूसरी जानिब डॉक्टर और SHO जैसे लोग हैं जो इस माशरे की जड़ों में पानी डाल गए, नस्लों को रोगी कर दिया। पर आज भी हमारे लोग इन्हीं को इज़्ज़त और तकरीम से देखते हैं। इनको गाड़ियों में जाता देख खड़े होकर सलाम करते हैं, इनके जूते सीधे करते हैं। छोड़ यार, मैं भी क्या बकवास कर रहा हूँ, मैं खुद भी तो ये सब कर रहा हूँ, पर यार मेरे बस में नहीं है, वरना मैं इनमें से एक आध की जान तो ले ही लेता। पर मुझे इल्म है, अगर मैंने ऐसी कोई कोशिश भी की तो ये लोग मेरे घर वालों को चील कौवों के आगे डाल देंगे। पर क़यामत वाले दिन मैंने अल्लाह से ये ज़रूर पूछना है, इख्तियार ऐसे ज़ालिमों के हाथ क्यों दिया? एक साया दरवाजे से कुछ दूर रुक गया था। मोती ने तेज़ी से गुलजार के हाथ पर हाथ रखकर बात बदल दी। गुलजार, मुझे डॉक्टर नईम की शख्सियत बड़ी जानदार लगती है। मैंने आज तक उनके साथ बराह रास्त मुलाकात नहीं की, मगर मेरा ख्वाब है अगर ऐसा हो जाए मैं तो खुशी से मरने वाला हो जाऊंगा। गुलजार समझ गया था कोई उनकी बात सुन रहा है। वो भी उसी अंदाज में बोला, हाँ यार डॉक्टर साहब, अपनी मिसाल आप हैं। गरीब दोस्त इंसान है, वरना जितनी तनख्वाह हमें यहाँ पर मिल रही है इतनी तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी ना मिलती। मैं तो दिन रात डॉक्टर साहब की सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ मांगता हूँ। चल अब बस कर दे, 2 नंबर मुरीद बाहर जो भी कोई था अब चल गया है। मोती के बताने पर गुलजार हंसते हुए मज़ीद बोला, नहीं पापे, मुझे क्या लेने दे। मेरा दिल करता है डॉक्टर साहब को रोज़ रोज़ के हार डालूं, फूलों के नहीं जूतों के। अल्लाह करे उसको यजीद जैसी मौत आए, फ़िरौन जैसा ज़वाल आए। मुझे इतने दिन हो गए इधर आते जाते, मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ तुम अंदर से इतने दुखी हो, बल्कि तुम पर तो वसीम को सबसे ज़्यादा एतमाद है। एतमाद बनाया है, अगर अब काम ही यही करना है तो मर मर कर करने की बजाय हंस खेल कर कर लेना चाहिए। दूसरा फ़ायदा ये है, जब से इनको मेरी वफ़ादारी का यकीन हो गया, तनख्वाह ज़्यादा हो गई है, मैं अपनी ख्वाहिशें मार कर जी रहा हूँ, तो कम अज़ कम मेरा ख़ानदान तो ऐश करे। ये भी ठीक है। अच्छा यार, मैं निकलता हूँ, ये कार्ड मैं घर ले जा रहा हूँ, अपनी लैपटॉप से सारी वीडियोस अपलोड कर दूँगा। नहीं मोती, तुम कार्ड अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसको इधर ही छोड़ जाओ। जो काम रह गया वो कल आकर कर लेना। क्या तुम्हें मेरे पर एतमाद नहीं है? बकवास ना कर मोती, बात एतमाद की नहीं असूल की है। कोई भी मवाद घर लेकर जाना असूल की ख़िलाफ़ वर्जी है। ओके छोटे बॉस, मगर मैं तो पहले भी कुछ काम घर जाकर करता रहा हूँ। वो पुरानी वीडियोस को एडिट करने का काम था, कहीं गुम भी हो जाता तो कोई नुकसान ना होता। हम अपना पैसा वसूल कर चुके थे, मगर ये नई फाइल्स हैं, जब तक ऑनलाइन अपना पैसा वसूल नहीं हो जाता, ये इंतहाई अहम है। गुलजार, तू भी दोगला ही है। कुछ देर पहले जिनको कोस रहा था अभी उन्हीं के माल की हिफाजत कर रहा है। वो तो मोती तू भी कर रहा है, दिन रात लगाकर तूने नए ग्राहक ढूंढे। सिर्फ अमेरिका में का ही बिज़नेस 3 गुना बढ़ गया है।
यार जितनी दफ़ा नया ग्राहक आता है ये मेरी तनख्वाह में 20,000 का इजाफा करते हैं। इस सूरत में तू खुद ही समझदार है, जब फ़ायदा मुझे मिलेगा काम तो करना ही है। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़, तू कमरा लॉक कर लेना। मोती निकल गया। गुलजार ने 1-2 वीडियो देखी और कमरा लॉक करके अपनी रिहाइश की जानिब चल पड़ा। आप हमें यहाँ इस कैद खाने में छोड़कर यूँ गायब क्यों हुए? मुझे काम था। मरियम ने जितने गुस्से में सवाल किया जवाब उतना ही तहम्मुल से दिया गया। मुझे अभी इसी वक्त इस जगह से जाना है, मज़ीद एक पल भी इधर नहीं रहूँगी। वजह जान सकता हूँ? जी ज़रूर। सबसे बड़ी वजह यह आदमी मुनीर नियाज़ी जो हर वक्त सर पे सवार रहता है, उसका नाम मुनीर नियाज़ी नहीं मुनीर मुदस्सर है। हाँ जो भी है। तुम बदतमीज़ क्यों हो? मैं बदतमीज़ नहीं हूँ, मैं गुस्से में हूँ, बेबस हूँ। मुझे अपनी माँ याद आती है और मेरे भाई को सिवाय खाने के और किसी काम में कशिश महसूस नहीं हो रही। जी भर कर खाता है, फिर वही सोफे पर गेम्स खेलते खेलते सो जाता है। जब मज़ीद लेटे रहना मुमकिन ना रहे उठकर बाथरूम जाता है और दोबारा से वही अमल दोहराता है। ऐसे में मुझे क्या बहुत खुश होना चाहिए। मंगू ने एक नज़र अरसलान पर डाली जो इस वक्त भी रसमलाई का बाउल पकड़े बैठा था। फिर दोबारा फोकस उस 5 फुट की दादी अम्मा पर आया। तुम्हारी अम्मी की तदफीन हो चुकी है। मरियम का रोशन चेहरा लम्हों में तरीक हो गया, आंखें भर आई। ऐसे कैसे अम्मी की तदफीन कर दी? मैंने तो उनका मुंह भी नहीं देखा। मेरी माँ तो छीन ही ली थी ज़ालिमों ने मुझे। आखिरी दफ़ा उनको जी भर कर देख तो लेने देते। मैं जा रही हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं यहाँ एक सेकंड नहीं रुकूंगी। सारों कतार होते हुए मरियम हॉल के मेन दरवाजे की जाने पड़ी। मंगू और मुनीर की आंख मिली। मुनीर ने सरस बात में लाते हुए अपने सामने दबाई। क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा अंदर से लॉक हो गया। मरियम ने दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश की, आखिर पे लाते घूंसे तक मार दी मगर दरवाज़ा ना खुला। थक कर वहीं फर्श पर घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रोने लगी। कितनी देर तक उस कंपाउंड में मरियम के सिसकियाँ गूंजती रही। जब सिसकियाँ तकरीबन दम तोड़ गई, मंगू ने फ्रिज से पानी वाली बोतल ली और टिश्यू का डब्बा लेकर उसके बराबर आ बैठा। ये पानी पी लो। मरियम ने कुछ कहे बगैर पानी थाम लिया मगर फ़ौरन से पिया नहीं। चेहरा साफ करने के बाद हाथ में पकड़ी बोतल के मुंह पर उंगली फेरते हुए आंसुओं से धुली आवाज़ में बोली, मंगू जो कुछ मेरे ख़ानदान के साथ हुआ है इसके पीछे क्या वजह? मैं क्या कह सकता हूँ? आपको सब खबर है, प्लीज़ मुझे बता दें मेरी माँ की जान क्यों ली गई? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? कसूरवार तो मेरा बाप है। मंगू ने चौंक कर मरियम की जानिब देखा। अम्मी को मामू ने बताया था अब्बू का उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ नहीं है। एक दफ़ा किसी अगवा के केस में अब्बू का नाम लिया जा रहा था। अम्मी ने बहुत लड़ाई की, तब अब्बू ने वादा किया वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे ख़ानदान की इज्जत पर कोई हर्फ आए। मंगू को समझ न आई यहाँ वो किन अल्फाज का इस्तेमाल करे। आया उस लड़की को तसल्ली दे कि तुम्हारा बाप नेक आदमी ही है, उसने तुम लोगों के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाई, कानून की टोपी पहनकर वारदातें नहीं करता था। तुम जो भी सोच रही हो सब गलत है, या सीधे से सारा सच बता दे। गहरा सांस खींचकर रह गया। वैसे भी आजकल पै दर पे ऐसे ऐसे इंकशाफात सामने आ रहे थे। उसकी टीम का हर आदमी अपनी जगह दंग था। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी वालदा की कब्र पर ले जा सकता हूँ। प्लीज़ मुझे ले जाइए, मैं अपनी आंखों से देखना चाहूँगी उनको कहाँ दफनाया गया, जनाजे में कौन कौन शरीक हुआ। क्या किसी ने हम बहन भाई के बारे में नहीं पूछा? जनाजा तुम्हारे मामू के घर से उठा है, सारी रस्मात उन्होंने ही की है। फ़िलहाल तुम लोगों की गुमशुदगी सबके लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। मैंने तुम्हारे मामू को सच बताने के साथ ही खामोश रहने की सख्त हदायत की है। क्या मैं अपने मामू के घर जा सकती हूँ? नहीं। मंगू का लहजा कतई था। अपनी बात कहते हुए खड़ा हो गया। उसको मोबाइल पर मैसेज आ रहे थे, जबकि मरियम ज़िद्दी अंदाज में बोली, क्यों नहीं? ये सवाल करके तुम मुझे हैरान कर गई हो। अभी तक मैं तुम्हें बड़ी सियानी समझ रहा हूँ। इस वक्त तुम्हारा लापता रहना ही तुम्हारी ज़िंदगी की ज़मानत है। हम कब तक ऐसे चुप कर बैठेंगे? वो मरियम के सवाल का जवाब न दे सका। माथे पे सिलवटों का जाल था। मुनीर की सवालिया नज़रें उस पर जमी हुई थी। वो चलता हुआ मुनीर के पास गया और फ़ोन की स्क्रीन उसके सामने कर दी, जिसे देखकर मुनीर के मुँह से गाली निकलते निकलते रह गई। क्या मुसीबत है सर, सारी ज़िंदगी हराम काम करने के बाद क्या इस बेगैरत ने मौत भी हराम की कबूल करनी है? अगर मेरे वहाँ पहुँचने तक वो अपनी कोशिश में कामयाब ना हो चुका हुआ तो मैं पूछना नहीं भूलूँ। उसकी नज़र अरसलान के हाथ में पकड़े फ़ोन पर पड़ी तो अपनी बात दरमियान में छोड़कर तनफन करता उसके सर पर पहुँचा। ये किसका फ़ोन है? अरसलान उसकी आवाज़ में छुपे गुस्से पर ज़रा सा घबराया। ये मेरा फ़ोन अब्बू ने पिछले साल दिलवाया था। क्या तुमने इस फ़ोन को इस घर में इस्तेमाल किया? किसी को कॉल की है या किसी की कॉल सुनी है? नहीं, फ़ोन में कॉल करने के पैसे नहीं है, बस कॉल्स रिसीव किए हैं। किसकी कॉल्स? अब्बू के दोस्त की। मुनीर ने उसको दरमियान में ही टोक दिया। ये सवाल अब फजूल है।
साथ ही मुनीर ने सीसीटीवी स्क्रीन की जानिब इशारा किया। बाहर गली, ऊपर छत और घर के पिछले जानिब गली में लगे कैमरों में जो मंजर नजर आ रहे थे उनके मुताबिक उनका घर इस वक्त पूरे तौर पर पुलिस के घेरे में था। मंगू ने रख कर एक थप्पड़ अरसलान के गाल पर जुड़ा। पागल दे पुत्र, किस बात के साथ बातें करते रहे हो? अरसलान ने गाल पर हाथ रखकर मुंह बसोरते हुए जवाब दिया, सिर्फ डॉक्टर नईम से ही बात की थी, वो तो अब्बू के बेस्ट फ्रेंड हैं। वो बेगैरत इंसान तुम्हारी माँ का कातिल है। तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक कहती है, सिवाय खाने के तुम्हें और कोई काम नहीं है। मरो अब इधर, बाहर हर तरफ तुम्हारे रिश्तेदार आ चुके हैं, आगे से निकलो तब भी मरोगे। पिछला रास्ता अगले वाले से भी आसान टारगेट है। उसने फ़ोन ज़मीन पर फेंककर अपने जूते की भारी हील के साथ 2-4 ज़रबों में फ़ोन तोड़ दिया। मुनीर ने अपना सर ही पीट लिया, झुंझला कर बोला, मोटे 4 दिन से तुझे अयाशी करवा रहा, उसका सिला तुमने ये दिया? मुझे क्या इल्म था वो दुश्मन है, और ये कौन सा कोई एक्शन फिल्म चल रही है जहाँ विलन फट से नंबर ट्रेस करवा ले, और विलन के पास इतना जदीद टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है? वो तेरा मामा बड़ी दूर तक रसाई रखता है। तुमने उसको क्या बताया था? वही जो सच है। सच क्या है? यही कि आप एक सीक्रेट एजेंट है, आपका नाम मंगू है, आपने हमारी जान बचाई है, आप अब्बू के आदमी हैं। दिल तो कर रहा है उल्टे हाथ की एक और लगाऊं। क्या ये हमेशा से ऐसा ही पागल है? मरियम, जो अपना रोना धोना भूलकर आंखें फाड़े स्क्रीन के शीशों पर नजर आते बावर्दी जवानों को देख रही थी। मंगू ने उसका उड़ता हुआ रंग देखकर माहौल को पुरमज़ा रखने की कोशिश में पूछा था, मगर मरियम ने जवाब देने की बजाय सवालों की बौछार कर दी। इतनी सारी पुलिस हमारे पीछे क्यों आई है? हमने कौन से जुर्म किया? अगर किस्मत में गोली ही लिखी है तो हमें उस दिन हमारे अपने घर में ही मर जाने दिया होता, यहाँ आज पराई दहलीज पर तो ना मरते। मुनीर ने आंखें घुमाई। सर, एक बात तो मैं गारंटी के साथ कहने को तैयार हूँ, ये लड़की इंडियन ड्रामे बहुत देखती है। भाई मुनीर न्याजी, मौत दरवाजे पे खड़ी और आपको हरी हरी सूझ रही है। अरसलान की बात पर मुनीर ने उसकी गर्दन पर एक हाथ जुड़ा। सारा तेरा कसूर है मुनीर यार, तुम ही अकल को बहन बोलो। सॉरी सर, इन लोगों के साथ हर वक्त की बहस ने मुझे फजूल गोई का आदी बना दिया। हाँ जी, नज़र आ रहा है। चलो अब निकलने की करो। हर कोई अपनी ही बोले जा रहा है, कोई मेरी भी सुन लो। मैं हरगिज़ बाहर नहीं जाऊँ। गोलियों की बरसात ने मरियम को खामोश करवा दिया। बाहर से हैवी फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, जैसे मैदान जंग लगा हो। मरियम और अरसलान अपने हाथ कानों पर रखकर फर्नीचर के पीछे छुप गए, मगर मंगू और अरसलान जानते थे ये घर बुलेट प्रूफ था। बाहर वाले जितनी मर्जी कोशिश कर लें, गोली दीवार, खिड़की या दरवाजे से अंदर नहीं आनी थी। मंगू ने मुनीर को इशारे में कुछ पूछा, जिसके जवाब में उसने अस्पात में गर्दन हिलाई। दोनों आगे पीछे चलते हुए मेन बेडरूम में गए। अलमारी के सबसे निचले खाने में से पेट्रोल की बोतलें निकालकर मंगू बाहर आया, जबकि मुनीर अपने सारे लैपटॉप, टैब, फ़ोन वगैरह एक बैग में डाल रहा था। मंगू ने गैस बंद की, मेन स्विच से बिजली बंद की, पेट्रोल की बोतलें खोलकर सारे फर्नीचर दरवाज़ों पर छिड़क दिया। मरियम हैरत से उसका अमल देख रही थी, चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ रहा था। अरसलान तो बाकायदा रो रहा था, मगर वो दोनों मशीनी अंदाज में अपने काम में मसरूफ़ रहे। अब बाहर दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, शोर तेज़ होता जा रहा था, मौत करीब से करीब आ रही थी। मंगू ने मरियम और अरसलान को बाजू से पकड़ा और बेडरूम की जानिब ले गया। मंगू, मैं जलकर मरना नहीं चाहती हूँ, यहाँ हर तरफ पेट्रोल की बू है। अगर बाहर से एक भी गोली अंदर घुस आई, ये घर धमाके से फट जाएगा। फिक्र ना करो, ऐसा कुछ भी होने से पहले हम यहाँ से जा चुके होंगे। कमरे में मरियम और अरसलान के लिए एक और हैरत का सामान मौजूद था। मुनीर ने बेड ऊपर को खड़ा किया हुआ था, जो कि गौर से देखने पर मालूम हुआ बेड लोहे के बड़े बड़े पाइप मिलाकर बनाया गया था, जिसको रिमोट की मदद से ऊपर उठाया गया था। मुनीर के बेड के नीचे की जगह से कारपेट हटाकर एक लोहे का दरवाज़ा खोला गया था। मुनीर ने पहले अपना बैकपैक उस दरवाजे से नीचे फेंका, फिर खुद कूद गया। मंगू ने टॉर्च जलाकर नीचे मारी। मुनीर बैग कंधे पर डालने के बाद अपनी टॉर्च चला रहा था। क्लियर? मंगू के पूछने पर मुनीर ने बस यस सर कहकर ग्रीन सिग्नल दिया। मंगू अरसलान की जानिब मुड़ा। अब तुम्हारी बारी है। मैं नहीं कूद रहा, ना जाने कितनी गहराई हो, मेरी टांग वांग टूट गई फिर नीचे चूहे, सांप और बिच्छू वगैरह भी हो सकते, मैं नहीं जाऊँगा। बाहर से आने वाली आवाज़ों से साफ पता लग रहा था वो लोग आरी की मदद से लॉक काट रहे थे, जिसका मतलब यही था 7-8 मिनट में वो लोग घर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा वक्त उनको यहाँ से महफूज मकाम पे जाने के लिए दरकार था। मंगू ने अरसलान को उठाया और उसको के लाख वावेला करने के बावजूद नीचे गड्ढे में उतार दिया। अरसलान चीख रहा था, जिस पर मुनीर ने उसके मुंह पर टेप लगाकर उसकी बोलती बंद की। मंगू ने मरियम की तरफ देखा, जो अपने आंसू हथेली की पुछ के साथ साफ करके आगे बढ़ी, टांगे नीचे को लटकाए, फिर छलांग मार दी। बाहर का दरवाज़ा खुल गया था। अब घर के अंदर से जूतों की आवाज़ आ रही थी।
मंगू ने जेब में से ग्रेनेड बरामद किया, उसकी पिन निकालकर पूरे ज़ोर से बाहर की जानिब फेंका। खुद गड्ढे में कूदकर अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। घड़ी में रोशनी सिर्फ उसकी टॉर्च की ही थी। मुनीर पहले ही अरसलान और मरियम को लेकर आगे जा चुका था। अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे जब अपने घर के सर के ऊपर ज़मीन कांपती महसूस हुई। जिस दरवाजे से वो सुरंग में दाखिल हुए थे उसका दरवाज़ा टूटकर सुरंग में गिरा था, जिसकी वजह से गर्द का एक बहुत बड़ा बादल उनको अपनी लपेट में ले गया। एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में पिस्टल पकड़े वो चौकन्ना होकर सबसे आगे चल रहा था। सुरंग आगे जाकर पार्क में ख़त्म हुई, मगर उसके आगे लगा दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मंगू ने उनको थोड़ा पीछे होकर खड़े होने का बोला और लॉक वाले हिस्से पर फायर किया। दरवाज़ा खुल गया। पहले वो खुद बाहर आया। अभी वक्त तो इतना नहीं था, मगर अंधेरा फैल चुका था। इलाके में पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज रहे थे। उसने टॉर्च बंद कर दी और मुनीर को बाहर आने का इशारा किया। मुनीर के पीछे वो बहन भाई भी निकल आए। इधर खड़े होना खतरनाक साबित होगा। तुम अरसलान को अपने साथ ले जाओ। ख्याल करना ये थोड़ा बेवकूफ़ है, कहीं फिर से तुम्हारे लिए कोई मुश्किल न पैदा कर दे। मुनीर ने सर खम किया। अपने बैग में से 4 हैट निकालकर एक अपने सर पर रखा, बाकी के उन तीनों को दिए। उन चारों का हुलिया इंतहाई बुरा हो रहा था। सारे कपड़े गर्द-आलूद थे। चेहरों पर मिट्टी की तह जमी नज़र आ रही थी। असल शक्ल सूरत के बरक्स वो लोग कार्टून लग रहे थे। मंगू ने अरसलान का हैट उसके हाथ से लेकर मजबूती से उसके सर पर पहनाया। मुनीर जो भी कहेगा तुम उसकी बात इग्नोर नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से अगर मज़ीद कोई नुकसान हुआ तो बेटा मैं जूते मार मार कर तुम्हें बंदर बना दूंगा। सुन रहे हो? मैं मुनीर की बजाय आपके साथ क्यों नहीं जा सकता हूँ? इकट्ठे जाने में खतरा, इसलिए मैं मरियम को अपने साथ रखूँगा। तुम मुनीर के साथ जाओ, मंजिल पर पहुँचकर मिलेंगे। आपके साथ मरियम ही क्यों जाएगी? मैं भी तो जा सकता हूँ। मरियम मुनीर के साथ चली जाए। मंगू ने अरसलान की आंखों में गौर से देखा। वो यकीनन डर रहा था। मरियम लड़की है, उसके हवाले से मैं ख़ुद को ज़िम्मेदार समझता हूँ, इसलिए तुम चुपचाप मुनीर के साथ जाओ। बहस का वक्त नहीं और डरना भी मत। कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस गली से निकलकर तुम लोग मेन सड़क पर जाओगे। वहाँ से कोई भी आती जाती पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो और सीधे हेडक्वार्टर पहुँचो। इधर उधर कहीं नहीं जाना। इस दफ़ा मुनीर मज़ीद कुछ कहे बगैर अरसलान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। मरियम को आने का इशारा करके मंगू मुनीर की मुखालिफ सिमत में चल पड़ा। आज फिर मरियम को मंगू के हमकदम होकर चलने में पूरी ताकत सर्व करनी पड़ रही थी। वो एक एक कदम किसी जिन की तरह उठाता था। मरियम तो पहले ही बेचारी अंदर से सहमी हुई थी, अब भी दिल कनपट्टियों में धड़क रहा था। मंगू आहिस्ता चलो, मेरे से इतनी तेज़ नहीं चला जा रहा। मंगू ने गर्दन मोड़कर देखा, मगर कदम नहीं रोके। हमारे चारों तरफ पुलिस फैली हुई है, हमें जल्दी से जल्द इस इलाके से निकलना है, इसलिए हिम्मत से काम लो। आगे गली में अचानक से एक गाड़ी मोड़ काटकर उधर को आई। मंगू ने नॉर्मल अंदाज में अपने कदम उठाने का अमल जारी रखा, क्योंकि हेडलाइट सीधी दोनों पर पड़ रही थी। मरियम घबराकर भागने लगी थी जब बरवक्त मंगू ने उसकी कलाई थामकर सरगोशी की। सामने मत देखो, नीचे नज़रें करके चलती चली आओ, भागना नहीं है। इर्द गिर्द की छोटी छोटी तंग गलियों के दरमियान ये बाज़ार काफ़ी चौड़ा था। यहाँ से वो घर तो नज़र नहीं आ रहा था, मगर धुएं के भभूके नज़र आ रहे थे। प्लास्टिक के जलने की बू के अलावा इंसानी चीखों और आहो बका की आवाज़ें साफ आ रही थी। मरियम का हाथ अपनी गिरफ्त में लिए वो गाड़ी के पास से गुजर गया। तब ही आदमी ने गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर मंगू की जानिब आया। तुम कौन और कहाँ से आ रहे हो? मैं यहाँ का रिहायशी हूँ जी, मेरी गली में धमाका हुआ है, वहीं से आ रहा हूँ। धमाका तो इस तरफ हुआ है, तुम तो मुखालिफ सिम से आ रहे हो। इस गली से आए हैं जनाब। उसने वहाँ से निकलती तंग गली की जानिब इशारा किया। अच्छा, ये साथ कौन है? छोटी बहन है, इसके सर में चोट आई है। मंगू ने दिल में शुक्र किया कि वो सर था पैर मट्टी में अटा हुआ था। सामने वाला भी कोई गाग आदमी था। कीनत उस नज़रों से दोनों को सर तपा जांचते हुए उसने गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मौजूद कांस्टेबल को आवाज़ दी, शकूर ज़रा डैशबोर्ड पर पड़ी पानी की बोतल तो इधर लाओ। इस बाजी का सारा चेहरा गर्द आलूद है, ज़रा इनका मुंह धुलवा दो। खिदमत खल करना ही हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। ड्राइवर पानी वाली बोतल लेकर आ गया। पहले वाले ने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर उसकी स्क्रीन पर पिन डालने के बाद गैलरी खोलकर एक तस्वीर निकाली। मंगू कद में उस आदमी से ऊंचा था। जिस्मानी तौर पर गाड़ी वाले दोनों आदमी मंगू के मुकाबले में अट्टे कट्टे थे। मरियम का एक हाथ अभी भी मंगू ने थाम रखा था। वो बुरी तरह कांप रही थी। फ़ोन वाली तस्वीर किसी और लड़की की नहीं बल्कि मरियम की ही थी। पानी की बोतल खोलकर कांस्टेबल ने मरियम की जानिब बढ़ाई। बीबी, अपने चेहरे की गर्द साफ़ करो। मरियम ने बोतल पकड़ी, मगर वो हाथ से गिर गई। कांस्टेबल बोतल उठाने को नीचे झुका था जब मंगू के भारी बूट की ज़रब ने उसके नाक की हड्डी तोड़ दी। वो वहीं ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके नाक से भल खून बह रहा था। मरियम, जाकर गाड़ी में बैठो। मंगू के हुक्म पर मरियम गाड़ी के जानिब भागी, जबकि दूसरा आदमी इस दौरान मंगू पर बंदूक तान चुका था।
तो वो तुम ही हो, हमारे बंदे मारकर हमें ही चकमा देकर भाग रहे हो। क्या नाम था तुम्हारा? हाँ मंगू, अब देखता हूँ तो यहाँ से जिंदा कैसे जाता है। मंगू ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। सामने वाले ने गोली चढ़ाई। मंगू को वक्त मिल गया था। वो तेज़ी से अपने पैरों पर झुका, सारा वजन दोनों हाथों पर डालकर अपनी एक टांग को पूरे जोर से हरीफ के घुटनों पर मारा। वो पहली बार में ही लड़खड़ा गया। गिरने के दौरान उसने मंगू पर फायर खोल दिया। वो आगे से झुका, भागा भी, मगर एक गोली उसकी बाएं रान को चीरती हुई निकल गई। दर्द की शदीद लहर ने उसको चंद लम्हों के लिए बिल्कुल मफलूज कर दिया। रक्कू की सूरत में झुके हुए उसने उस जानिब नज़र डाली जहाँ घर तबाह हुआ था। वहाँ बहुत से लोग नज़र आ रहे थे। फायर की आवाज़ पर उनकी तवज्जो उस तरफ हो चुकी थी। मंगू जानता था ये वक्त इंतहाई कीमती। अगर अभी ना भागा तो वो खुद तो मरेगा ही, पर ये जालिम लोग मरियम के साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। जिसके नाक पे लगी थी वो तो अभी तक सीधा पढ़ा करा रहा था, दूसरा लेटे लेटे अपनी गन के मैगजीन में गोलियां भर रहा था। मोबाइल पर नज़र मिलाने के बाद उसने सेट अभी कान पे रखा ही था जब मंगू के भारी बूट ने उसको होश की दुनिया से गाफिल कर दिया। मंगू ने झुककर उसका फ़ोन उठाया और लंगड़ा कर चलता हुआ गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसका खून निकल रहा था, मगर चूंकि उसके ट्राउज़र का रंग गहरा नीला था, देखने में सब ठीक ही लगा। टी शर्ट के ऊपर उसने फुल आस्तीन की काली शर्ट पहनी हुई थी। नीचे उतारकर जल्दी से रान के ऊपरी हिस्से पर बांध दिया ताकि खून ज़्यादा न बहे। मरियम ने वहशतज़दा आंखों से मंगू के अमल को देखा, फिर अपने शक की तस्दीक करने के लिए डरते हुए उसके ट्राउज़र के गीले नज़र आते हिस्से पर उंगली रखकर महसूस किया। हाय मेरे अल्लाह, मंगू भाई आप तो ज़ख्मी है, क्या आपको गोली लगी है? उसकी तशवीश और सवाल जवाब को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते हुए बैक व्यू मिरर सेट किया। दूर से कुछ हेयोले गाड़ी की जानिब आते दिखाई दिए। उसने हेड ब्रेक हटाई और गाड़ी को गियर में डालते हुए आगे बढ़ा दिया। एक फ़ायदा उसको ये मिल गया, गाड़ी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की थी। उसने रोड पर आते ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जो फ़ोन उस आदमी से छीन कर लाया था उसके स्पीड डायल पे एक नंबर फीड था। मंगू ने वो नंबर मिलाया। दूसरी बेल पर ही फ़ोन उठाने के बाद कोई बेसब्री से पूछ रहा था, मुझे सिर्फ अच्छी खबर का इंतज़ार है, क्या वो पकड़े गए? और उस मंगू को ज़िंदा हालत में मेरे साथ पास लाना ताकि मैं भी देखूँ आखिर किस माई के लाल में जुर्रत आई कि वो मेरे मुँह लगे। तुम्हारी बातों ने साबित कर दिया तुम यकीनन डॉक्टर नईम बोल रहे हो। मुबारक हो, जिनकी तलाश में तुमने पुलिस की वर्दी में अपने किराए के टट्टू भेजे थे वो लोग तो बिल्कुल महफूज हैं, पर अपने आदमियों की खबर ले लो, काफ़ी तो फटर हुए हैं। मरने वालों की तादाद से मैं नावाकिफ़ हूँ। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ मंगू, डॉक्टर बीमारी। तुझे मैं पहला और आखिरी मौका दे रहा हूँ। सरफराज के बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दे, वरना मौत तो तेरी वैसे भी मेरे हाथों ही लिखी है। डॉक्टर नईम ने कालियों की बौछार कर दी। मंगू या पंगू, तू जो कोई भी है, तेरी भलाई इसी में है। तू सरफराज के बच्चों को मेरे हवाले करके इस मामले से निकल जा, वरना मैं तेरा वो हशर करूँगा, ना तुझे मौत आएगी और ना ही तू जिंदा रहेगा। मैं सरफराज के बच्चे ही क्या, सरफराज को भी तेरे हवाले करने को तैयार हूँ। तो बस मुझे कहीं से बाबर मुराद बरामद कर दे। कौन बाबर मुराद? मैं किसी बाबर मुराद को नहीं जानता हूँ। तेरी यादाश्त के तमाम पेज जो वक्त के साथ ढीले हो गए, मैं बहुत जल्द रूबरू मिलकर तुझे ऐसा सट करूँगा, तुझे हर उस बच्चे का नाम याद आएगा जिसे मारकर तूने माजी के सफ़ात में दफना दिया हुआ है। मंगू ने फ़ोन बंद करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। आधे घंटे मुसलसल गाड़ी चलाते रहने के बाद उसने एक जगह गाड़ी रोकी और मरियम को बाहर निकलने का बोला। अपनी जगह से निकलकर उसने जेब में से एक रिमोट निकालकर उसका बटन दबाया। वो स्क्रिप्ट गाड़ियों का वर्कशॉप था। मंगू ने रिमोट का बटन दबाया तो अंधेरे में गाड़ी की हेडलाइट ऑन होकर बंद हो गई, जैसे अपनी मौजूदगी का पता देकर इंतज़ार में खामोश हो गई। पीछे से लाई गाड़ी चाबी अंदर ही लगी छोड़कर दूसरे की जाने बढ़ गया। ये गाड़ी किसकी है? अपनी है। तुम जल्दी अंदर बैठो, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। प्लीज़ भाई किसी हॉस्पिटल में चलो। ना ना ना, ऐसा मुमकिन नहीं है। सबसे पहले तुम्हें महफूज करना, उसके बाद कुछ और। अपनी जगह पर बैठकर उसने हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड का खाना खोला। वहाँ रखा एक सफ़ेद रंग का बैग निकाला। बैग में फर्स्ट एड का सामान था। मरियम देखती ही रह गई। मंगू ने बैग से एक सिरिंज लेकर मतलूबा महलूल से भरी और फिर कामती गिरफ्त के साथ अपनी टांग में टीका लगाने के बाद पूरी तरह से ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो यकीनन शदीद तकलीफ़ में था।
मैं तुम्हें अपने ऑफिसर के घर छोड़ने जा रहा हूँ, तुम वहाँ बिल्कुल बेफिक्र होकर रहना। मैं 1-2 दिन में तुम्हें लेने आऊँगा। तुम्हारे बाप ने खुदकुशी की कोशिश की है। जब तुम अपनी अम्मी की कब्र पर जाने के लिए ज़िद कर रही थी, उस वक्त मुझे मैसेज मौसूल हुआ था। डॉक्टर अपनी कोशिश कर रहे हैं, मगर उसके बचने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो अपनी ज़बान से सिर्फ मौत मांग रहा है। अरसलान मुनीर के साथ रहेगा, उसके लिए परेशान मत होना। उसने अपने फ़ोन पर नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपके दरवाजे पर मौजूद हूँ, प्लीज़ एक मेहमान को कबूल करें। मंगू, ये मामला जितना कॉन्फिडेंशियल रखा जाना था अब उतना ही उछाला जाएगा, क्योंकि खबरों तक रसाई हासिल कर गया है। सर, लोग सिर्फ क्या सरायों से काम ले रहे हैं। इस वक्त सारी तफसील में जाने का मेरे पास वक्त नहीं है। आप बाहर आकर इस बच्ची को अंदर ले जाइए। मंगू, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। उसने गाड़ी एक गेट के सामने रोकी। पागलों वाली बात ना करो मरियम, जाओ शाहबाज, जल्दी से अंदर जाओ। मुझे डर लग रहा है, क्या पता डॉक्टर के आदमियों ने अरसलान और मुनीर को पकड़ लिया हो। मैं मुनीर को कह देता हूँ, वो तुमसे रब्ता करके अरसलान के साथ बात करवा देगा। इधर एहसानुल्लाह साहब की बेटी के साथ तुम्हारा अच्छा वक्त गुजरेगा। उनका नाम एमन साले है और वो एक साइकोलॉजिस्ट है। मरियम ने अपने आंसू साफ किए और आगे बढ़कर मंगू के गले में बाहें डालकर बोली, अल्लाह हाफिज़ मंगू। मंगू कितनी देर अपनी जगह हिल भी ना सका। चीफ एहसानुल्लाह खुद गेट पर आए थे। मरियम गाड़ी से निकलकर उनकी जानिब बढ़ी। मंगू ने चीफ को हाथ हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस वक्त दर्द और उदासी ने ऐसी हालत कर दी कि उसको सिर्फ एक ही चेहरा याद रह गया। जी चाह रहा था उड़कर उसके पास चला जाए। पिछली दफ़ा अचानक से उसके सामने जाकर मंगू ने उसको हैरान तो कर ही दिया था, मगर उसके बगैर इजाज़त उसके लबों के जाम पीकर उसको नाराज़ भी कर चुका था। पहले वो मंगू के मैसेज के इंतज़ार में रहती थी और आजकल मंगू दीवाना हुआ था, क्योंकि वो नाराज़गी दिखाने में इतनी सख्त साबित हो रही थी। उसके एक मैसेज का जवाब तक ना दे रही थी और वह रोज़ पागलों की तरह 10 दफ़ा माफ़ी मांग रहा था। वो जितना दूर भाग रही थी, मंगू के अंदर उसको पानी की प्यास और भी बढ़ती जा रही थी। न जाने इस प्यास के मुकद्दर में वह साल की घड़ियाँ थी या फ़कत फ़राक ही फ़राक था। तो ये थी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होंगी। शुरू में मैंने स्टार्ट तो ऐसे किया था कि पंखा बंद कर दिया था, लेकिन दरमियान में मच्छर ने मुझे काटना फिर शुरू कर दिया और आजकल मच्छर मुझे बहुत काट रहा है। 2-3 दिन नहीं हुए हैं मुझे यूनिवर्सिटी में आए हुए। मुझे लगता है कि मुझे बुखार हो जाना, इतना मच्छर है यहाँ पर। तो खैर, फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। आज ही अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।